तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम सभी का, नमस्ते, जोहार। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसमें, इकोनॉमिक्स। ठीक है, सेमेस्टर 2 मेजर थ्योरी के बारे में, MJ03 सेमेस्टर 2। तो देखिए, मेजर 2 का तो डाल ही दिए थे, जिसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और ऐप में सारा PDF भी अवेलेबल है। इसमें देखते हैं आपका, तो पेपर का नाम क्या है आपका, मेजर पेपर थ्योरी। पेपर का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इसमें आपको पढ़ना है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में। ठीक है, यूनिट 2 इसमें क्या है, पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि जनसंख्या और मानव विकास के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि भारतीय कृषि के बारे में। इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग के बारे में। फिर आता है इंडियंस फॉरेन ट्रेड यानी कि भारतीय विदेश व्यापार के बारे में। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? समझ गए? चलिए, जो जो समझ गए वो कमेंट कर दीजिएगा। तो स्ट्रक्चर, यूनिट 1, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत में उपलब्ध संसाधन, उत्पादन, अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिविधि की समग्र प्रणाली को भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको भी लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। हमारे जो यहाँ पे लोग हैं वो मैक्सिमम 90% कृषि प्रधान देश है और ये डिपेंड है कृषि पे। GDP का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज मिंट बाय ग्रोथ रेट। तो राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर को आर्थिक वृद्धि दर कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं। तो सबसे पहला तो आगे आता है एग्रीकल्चर, जिसको इंग्लिश में कल्टीवेशन भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर बोली चाहे कल्टीवेशन, ठीक, कल्टीवेशन मतलब खेती होता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। ये 3 सेक्टर इंडियन इकोनॉमी की पूरी इंडियन इकोनॉमी की 90% कवर करता है। ओके, व्यापार संतुलन क्या है, व्हाट इज बिजनेस बैलेंस या ट्रेड बैलेंस, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो निर्यात और आयात के बीच के अंतर को कम करना व्यापार संतुलन कहते हैं, यानी कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी मात्रा में हम इंपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, निर्यात और आयात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, निर्यात मतलब अपने यहाँ से सामान को हम बाहर कर रहे हैं, मतलब अपने सामान को बाहर जाके बेच रहे हैं किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश में। आयात मतलब हम दूसरे के सामान को अपने देश में बेच रहे हैं, जैसे कि चाइना का मोबाइल आ रहा है, ठीक है, एप्पल का मोबाइल आ रहा है, अमेरिका का मोबाइल आ रहा है। तो ये सब क्या है, विदेशी सामान को हम अपने देश में एंट्री दे रहे हैं, यानी कि इम्पोर्ट कर रहे हैं। हम अपने यहाँ से किसी दूसरी चीज़ को बेच रहे हैं। सपोज दैट हम भारत से चावल को बेच रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में। भारत का चावल बेच रहे हैं हम यूपी में, यूके में। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक्सपोर्ट हो गया। आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ। देखिए, 1991 में जब भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और भारत के मुख्य वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, उस टाइम पे ये आर्थिक विकास शुरू होता है। ठीक, 1991 में। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है, इसी को नई आर्थिक नीति भी कही जाती है भारत में। ओके, नेक्स्ट बात है यूनिट 2। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या से क्या अभिप्राय है। जन मतलब आदमी, संख्या मतलब गणना, यानी कि किसी देश में रहने वालों की कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, और आपको मालूम है जन मतलब जान के खुशी होगी कि हम लोग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, हम ही लोग, भारत। ठीक है, तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है भारत। ठीक है, चीन को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। देख रहे हैं हम में कितना स्टेमिना है। पूरा ऊपर से नीचे तक ढक के रखेंगे, लेकिन जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ाएंगे भाई। हैं, अल्लाह की देन है, भगवान की देन है यार। चलिए, चलिए देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप अपने जो शादी करने के बाद 1 साल 2 साल 5 साल के बाद आप लोग भी शादी कर लीजिएगा, और बहुत से लोग शादी कर चुके हैं।
ठीक है। मेरा भी शादी है 6 जुलाई को, 6 जुलाई 2026। ठीक है, कुछ दिन बाद है मेरा शादी। तो शादी कीजिए, सही बात है, लेकिन आप कितने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप एक बच्चे की परवरिश कर सकते हैं तो एक कीजिए, दो की कर सकते हैं तो दो कीजिए, तीन की कर सकते हैं तो तीन कीजिए। लेकिन बोलेगा कि मैं तो 10 को कर सकता हूँ, 10 को नहीं, नहीं 3 को से ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, मैक्सिमम 3। लेकिन अगर आपकी गरीब हैं, आपका कंडीशन ख़राब है, ठीक, समझ रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा एक ही गो में हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है, खर्चा भी उठाना है ना आपको। प्रॉपर बच्चा जन्म देने की बात नहीं है, बच्चे को सही रूप से परवरिश देना पड़ता है। तो अगर आप एक बच्चा को पालन पोषण कर सकते हैं तो एक को कीजिए, दो को कर पाएंगे तो दो कीजिए, तीन को करना है तो तीन कीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा मत कीजिए। ठीक है, चलिए अब इट्स योर चॉइस कि आप कितना करेंगे, लेकिन कंट्रोल कंट्रोल मजनू। ठीक है, और दो बच्चों में 3 साल का अंतर हमेशा रखिए, मिनिमम 3, ठीक, और मैक्सिमम 6। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या, कहाँ गए हैं क्वेश्चन, हाँ, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। ठीक, जनसंख्या वृद्धि एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। मान लीजिए 2011 में जनसंख्या हमारे यहाँ पे कम थी, 2021 में तो जनगणना हुआ नहीं, अब 26 में हो रहा है, तो 27 में रिजल्ट आएगा। तो एक जो फिक्स टर्म होता है 10 साल, ठीक, 10 साल में कितने लोगों की संख्या बढ़ी, इसको जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। अब किस राज्य में कितना बढ़ा तो उस राज्य का स्पेसिफिक निकल जाएगा, यानी कि एरिया का भी स्पेसिफिक जनसंख्या वृद्धि दर होता है। मानव विकास से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट। तो लोगों के जीवन स्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मानव विकास। कि लोग कितना शिक्षित हैं, कितना स्वस्थ हैं, ठीक है, और उनका जीवन स्तर कैसा है, वो कच्चे मकान में रह रहे हैं, पक्के मकान में रह रहे हैं, या झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, इसको भी तो ध्यान देना होगा। ठीक है, कितने लोगों के पास 2 पहिया वाहन है, कितने लोगों के पास 4 पहिया गाड़ी है। HDI का फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए इसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। HDI का विकास जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका डेवलपमेंट एक साइंटिस्ट थे जो कि पाकिस्तान के हैं, हमको याद नहीं आ रहा है क्या नाम था यार। तो पाकिस्तान के कोई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने HDI की खोज की है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे, साक्षरता दर क्या है। ओके, साक्षरता दर क्या है, व्हाट इज लिटरेसी रेट। तो पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या का जो प्रतिशत होता है उसको साक्षरता दर कहते हैं, कि जितने परसेंट पढ़ने और लिखने में साक्षर हैं। अच्छा, कितने साल की उम्र, अगर कोई बच्चा 7 साल का हो जाता है और अगर वो पढ़ और लिख लेता है, अपना नाम पढ़ लेता है और अपना नाम लिख लेता है, तो उसको हम साक्षर मानते हैं भारत में। बस इतना ही रिक्रूटमेंट है, ठीक है, कि लिखा हुआ तो पढ़ लो और अपना नाम लिख लो। ठीक है, IMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए IMR मतलब होता है शिशु मृत्यु दर। ठीक, शिशु मृत्यु दर, हाँ, मॉर्टेलिटी रेट होता है शिशु की, बच्चे की। ठीक, इन्फेंसी मॉर्टेलिटी रेट इसको बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट, मानव पूंजी का एक घटक बताइए। अच्छा, शिशु मृत्यु दर क्यों होता है, तो इसके दो मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला कि कम उम्र में शादी। आजकल 18 साल के बच्चे जो है शादी करने के कर सकते हैं, लेकिन फैमिली प्लानिंग जो है वो सह नहीं पाएंगे। नॉर्मल डिलीवरी जो होता है ना, वो आप गर्ल्स लोग ही समझ पाएंगे। जो नॉर्मल डिलीवरी होता है वो बहुत पेनफुल होता है। ठीक है, इतना भी नहीं, मैं डरा नहीं दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मतलब हर एक का एक स्टेज होता है। तो उसके लिए मिनिमम अभी का जो खान पान है उसके लिए कम से कम 21 ईयर मांगता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अदरवाइज़ फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, फिर सीजर चलेगा, उसको ऑपरेशन बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन। इसलिए 21 ईयर के बाद ही अगर गर्ल्स शादी भी कर पहले भी करते हैं तो फैमिली प्लानिंग आफ्टर 21 के बाद करें। ठीक है, ओके। दूसरी बात कि जब प्रेगनेंसी का पीरियड होता है, ठीक है, माँ बनने का जो समय होता है गर्भकाल, उस टाइम पे ह्यूमन उनका HB% चेक कर देना चाहिए। HB मतलब हीमोग्लोबिन, HB% मतलब हीमोग्लोबिन, खून की कमी। तो ये चेक करते रहना चाहिए। 8 ग्राम, किसी का 7 ग्राम, किसी का 9 ग्राम, ये अच्छा नहीं है। हीमोग्लोबिन हमेशा, गर्ल्स का हीमोग्लोबिन हमेशा 10 ग्राम से ऊपर रहना चाहिए। हालांकि 12 अच्छा माना जाता है, बट 10 ग्राम से ऊपर रहेगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन 12 से ऊपर रहना चाहिए। मेरा तो 16 ग्राम रहता है यार, 15 ग्राम, 16 ग्राम, 14 ग्राम,
ठीक है। तो बॉयज़ का हीमोग्लोबिन 16 ग्राम 17 ग्राम तक भी रहेगा तो हेल्थी माने जाएंगे, मतलब 14 से ऊपर रहना चाहिए बॉयज़ का हीमोग्लोबिन और गर्ल्स का 10 से ऊपर। ठीक है, 12 रहेगा तो पूरा हेल्दी माने जाएंगे, और बॉयज़ अगर 15-16 रहेगा तो पूरा हेल्दी माने जाएंगे। ठीक है, चलिए, इसलिए शिशु मृत्यु दर होता है, 2 रीजन मैंने बताया, खून की कमी और कम उम्र में शादी। नेक्स्ट, मानव पूंजी का एक घटक बताइए। ठीक है, मेंशन वन कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो देखिए, शिक्षा एक मानव पूंजी है और इसको हम लोग बोलते हैं कैसा कैपिटल, तो एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, यानी कि एजुकेशन। तो हमारा जो मानव पूंजी है, एक शिक्षा इनटेंजिबल एसेट्स है, मतलब ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, ना कोई देख सकता है कि आप में क्या है, वो जब बोलेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का मुख्य योगदान क्या है। तो इंडियन एग्रीकल्चर रोजगार उपलब्ध कराती है हमें। कैसा रोजगार, तो बस खा पी के अपना काम चलेगा उतना ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि दौड़ने लगेगा। नेक्स्ट, फसल तीव्रता क्या है। तो एक वर्ष में एक ही भूमि पर कई फसल लगाना, इसको फसल तीव्रता कहते हैं। जैसे कि सावन के मौसम आया तो आपने खेती कर लिया, धान लगा दिया सावन में। ठीक, जब आपका ठंडा का दिन आया यानी कि रबी फसल के टाइम में, तब आपने गेहूँ लगा दिया। ठीक, तो ये भी अच्छी बात है जी, ठंडा का दिन में गेहूँ लगा दिए। और जब दिसंबर के टाइम में आया था तब आपने आलू लगा दिया, आलू। ठीक है जी, आलू खाइएगा। गर्मी का दिन आया तब आपने खीरा, काकड़ी, तरबूज, लौवा, कोहड़ा ये सब लगा दिए, तो फिर हो गया। बस इसी को तो बोलते हैं एक ही फसल पे कई बार खेती करना। आपको मालूम है खेती, मैं तो करता हूँ भाई, खेत जाता हूँ, आर कोदराता हूँ। ठीक है, एक बार हल जोता हूँ, मतलब मेरे घर में तो बैले नहीं तो मैं हल जोतता। एक महीना जो है ना, ज़मीन से खेलने का समय है। गर्ल्स लोग धान रोपने जाइएगा, आप लोग भी, बॉयज़ लोग आप लोग भी खेत जाइए। एक महीना धरती माता से खेलने का समय होता है, सावन महीना। ठीक है, तो भींगिए, खेलिए, मज़ा आएगा। बॉडी का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा इससे। पागल आप लोग खेती से भागते क्यों हैं। नेक्स्ट, भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन्ड बाय लैंड ऑफ रिफॉर्म। तो भूमि के समान वितरण से संबंधित सरकारी उपाय। ओके, भूमि सुधार से क्या तात्पर्य है, तो भूमि के समान वितरण से संबंधित सरकारी उपाय है ये। नेक्स्ट, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति को भारत में किसने लाया, तो एम.एस. स्वामीनाथन ने, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक, स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति को लाया था नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग विश्व हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन। इससे कृषि में आपका गेहूं और चावल में पैदावार में बढ़ोतरी की गई। ठीक, इसमें उन्नत प्रकार के सीड्स, बीज दे लगाए गए। ठीक, क्षेत्रीय असमानता का अर्थ क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग एक समान विकास न होना, इसको क्षेत्रीय असमानता बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि शहर का आदमी बहुत अमीर, गांव का आदमी बहुत गरीब। ठीक, तो ये क्या हो गया, क्षेत्रीय असमानता हो गई। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, यूनिट 4। इसमें क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग से। तो उद्योग से क्या तात्पर्य है, उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से आर्थिक गतिविधियां तक। ठीक है, जैसे आपका कोई भी छोटा सा इंडस्ट्री मानते हैं कि एक कपड़ा फैक्ट्री है या तेल का फैक्ट्री है, आपने सरसों डाला, तेल निकाला। ठीक है, चाहे साबुन फैक्ट्री, छोटा छोटा जो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कुटीर उद्योग बोलते हैं, या पारोटी फैक्ट्री है। ठीक है, एमएसएमई का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्मॉल, क्या बोलते हैं यार, सॉरी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इसको बोलते हैं हिंदी में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, एमएसएमई। नेक्स्ट, बड़े उद्योग का एक महत्व बताइए। तो औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि बड़े उद्योगों का एक महत्व है। ठीक है, कि इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, उसमें वृद्धि हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई, तो 1991 में लागू हुई। अभी मैंने बताया, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। और पीवी नरसिम्हा राव को मालूम है,
भारत में पीवी नरसिम्हा राव जो थे उनको 16 भाषाएं आती थी। क्या बात करते हैं। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? एक, दो या मैक्सिमम तीन। मुझे 5 भाषाएं आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, ठीक, नागपुरी, खोरठा, अच्छा ये भोजपुरिया भी आता है यार। इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि मैं बिहार से नहीं, मैं पूर्ण रूप से हम झारखंडी लगी हूँ, बोकारो जिला के, ठीक है। और हम लोग का मदर टंग है, क्या है मदर टंग, खोरठा लागो रे भाई खोरठा। और हम लोग कभी कभी बांग्ला भी बोलते हैं। ओके चो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बोल है तो इंडियाज फॉरेन ट्रेड, तो एकर में इंडियन फॉरेन ट्रेड के बारे में बता लिखो, ठीक। तो रांची में तो मैक्सिमम नागपुरी चला सको ना ना जी। चल देखा दियो एकर में बोलत हो कि विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है। विदेशी व्यापार यानी कि विदेश में जाके व्यापार करना, बिल्कुल समझे हैं गुरु आप ही तो। आपको भी विदेश व्यापार करना है तो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, ठीक है। तो मैं भी एक फॉरेन ट्रेड कर रहा हूँ एक तरह से। यूट्यूब जो है वो अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। मैं यूट्यूब से क्या कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ। तो वस्तु नहीं, ये मेरा सेवा है, ठीक है। तो ये भी मेरा एक फॉरेन ट्रेड है। हाँ यूट्यूब कंपनी है भाई, फॉरेन ट्रेड है, ठीक है। हम लोग को टैक्स भी लगता है 5%, आपको शायद नहीं मालूम होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जितना भी अर्निंग होता है उसका 5% हम इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है। भले ही 20,000 कमाएं, भले ही हम 10,000 कमाएं, लेकिन इसमें भी मेरा 5% टैक्स जाएगा। मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ। तो विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरेन ट्रेड, देशों के बीच वस्तु और सेवाओं का व्यापार करना, ठीक है। कोई विदेश से आपने मोबाइल खरीदा, ठीक है, इन रियलमी का खरीदा चाहे एप्पल का खरीदा, एप्पल का तो मत खरीदिए, उतना महंगा काहे खरीदेंगे यार, ठीक है। नेक्स्ट, उससे अच्छा कहीं बिजनेस पे लगा दीजिए पैसा, और ज़्यादा पैसा हो गया तो फिर दान कीजिए, ठीक है। बहुत से लोग भारत में गरीब हैं। मंदिर में छाता वगैरह दे दीजिए, लाइट वगैरह दे दीजिए। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक बार लाइट दे दूँगा अगर मंदिर में जो रहते हैं ना पुजारी लोग, वो छाता दे दूँगा, ठीक है। उन लोग तो ज़्यादा पैसा है तो काम कीजिए यही सब। भुगतान संतुलन किया है, विदेशी लेन देन का लेखा जोखा, ये भुगतान संतुलन है। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तु क्या है, तो इंजीनियरिंग वस्तुएं, ठीक है। इंजीनियरिंग वस्तुएं भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुएं, जैसे कि भारत का जो टाटा का स्टील है, टाटा स्टील, ठीक, सेल का स्टील है, सेल का। तो ये सब क्या होता है, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप जाइएगा कभी विदेश तरफ, मान लीजिए अमेरिका गए एक बार, ये क्या जो बोलते हैं, किसी ने पोस्ट किया था कि ब्रिटेन में जो इंडियन रेलवे का जो ट्रैक बना था ना, तो उसमें लिखा था टाटा स्टील। ब्रिटेन, लंदन, लंदन में इंडियन रेलवे का जो ट्रैक बना था उसमें लिखा था टाटा स्टील। तो समझिए टाटा कहाँ तक फैला हुआ है, हमारे झारखंड की जान है। जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर, ठीक है। विदेशी व्यापार नीति 2015 का एक उल्लेख बताइए। तो निर्यात को प्रोत्साहन देना, ये इसका उल्लेख है। आयात का अर्थ क्या है, आयात यानी कि हम विदेशों से सामान खरीदेंगे, विदेशी वस्तुएं मांगना, ठीक। निर्यात का अर्थ क्या है, विदेशी वस्तुओं को भेजना। अब चलिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का विस्तार से व्याख्या कीजिए। यहीं पे एक क्वेश्चन है, इसी को और एक क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता, ठीक है, भिन्न क्षेत्र, योगदान, आर्थिक सुधार के बाद भारत की आर्थिक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालें। तो 3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मर्ज कर दिया गया है। आप थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्त, ठीक है। और जैसा क्वेश्चन आएगा आपको उसी तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन छोटा आएगा, उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों एवं उप क्षेत्रों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। इसमें जीडीपी तथा रोजगार सृजन में क्या योगदान देना है, ठीक है, ये भी आपको बताना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक संकेतों की व्याख्या कीजिए। जीडीपी, आर्थिक वृद्धि दर, राष्ट्रीय ऋण तथा व्यापार संतुलन के महत्व को स्पष्ट करना है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तेरे बिना जिंदगी से सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। देखिए बीच बीच में आप लोग भी गाना गाते रहिएगा, ठीक है। आर्थिक सुधार से पूर्व और पश्चात भारत की आर्थिक वृद्धि, मतलब जब 1991 में आर्थिक सुधार नहीं हुआ था उससे पहले, ठीक है, पश्चात की आर्थिक वृद्धि क्या थी, ये आपको बताना है।
और जब हो गया इसके बाद, ठीक है, पश्चात मतलब 1991 के बाद, और पूर्व मतलब 1991 से पहले भारत की दुर्दशा कैसी थी और कैसी है ये बताना है, ठीक है। और अपने भी सेंस का प्रयोग कीजिएगा। क्वेश्चन तो यहाँ पे थोड़ा सा ही आंसर मिलेगा, अपने सेंस का ज़्यादा प्रयोग करना है, थोड़ा सा और पढ़ लेना है इंटरनेट से फाइंड आउट करके। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता के बारे में विस्तार से बताइए। जो इंडियन इकोनॉमी है इसके बारे में विस्तार से पूछा गया है, विस्तार से बताओ भाई। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर। नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 2 पॉपुलेशन के बारे में, कि भारतीय जनांकीय प्रवृत्ति की विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक। जनसंख्या के आकार, वृद्धि दर, आयु संरचना, लिंग अनुपात तथा ग्रामीण शहरी वितरण पर प्रकाश डालना है। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है मानव विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, और मानव विकास सूचकांक के घटक तथा भारत की वैश्विक स्थिति पर भी आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव पूंजी से आप क्या समझते हैं। भारत में मानव पूंजी के प्रमुख घटक शिक्षा, स्वास्थ्य की भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत छोटा आपको आंसर लग रहा होगा कि ये तो 5 मार्क्स के लिए है, बिल्कुल 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है। देखिए मैं आपको हेल्प करूँगा, 4 साल हेल्प करूँगा, लेकिन मेन सपोर्टर तो आपको खुद बनना पड़ेगा ना। मैं तो आपको हेल्पर हूँ, ठीक है, आपका सपोर्टर हूँ, आप खंभा तो आप ही रहेंगे, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्त, समझ रहे ना, एग्ज़ाम आपका है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। भारत में जनसंख्या से संबंधित प्रमुख समस्याएं जैसे कि गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी का विस्तार से बताना है, ठीक है, और हर कोई जानता है इसके बारे में। भारत में जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए जाते हैं ये बताने हैं, क्या क्या स्कीम चलाए जाते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तो अगला है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका का विस्तार से बताइए। कृषि, एग्रीकल्चर किस तरह से हमारे इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या के बारे में बताइए। देखिए एक एक यूनिट में 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन है, तो सब जितना भी आपको दिमाग में आएगा एग्ज़ाम के टाइम में सब धड़ धड़ा के लिख दीजिएगा, थोड़ा सा टॉपिक जुड़ा हुआ होना चाहिए बस, ठीक है। भारत में भूमि सुधार और आवश्यक जितना है भूमि सुधार की आवश्यकता और प्रमुख उपाय ये सब आपको बताने हैं। नेक्स्ट है फसल प्रतिरूप एवं फसल तीव्रता की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है भारतीय कृषि में क्षेत्रीय असमानता जो है, ठीक, पैसे को लेकर हो, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे इंडियन रोड वगैरह सिस्टम को लेकर हो, ये सब बताने हैं। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योग की भूमिका बताना है, इंडस्ट्री का क्या रोल है हमारे भारत में। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योग के महत्व तथा भारत में औद्योगिकरण का प्रतिरूप बताइए। आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत में एमएसएमई द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है नई औद्योगिक नीति 1991 के लक्ष्य एवं उद्देश्य और प्रमुख विशेषता के बारे में बताने हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत के विदेशी व्यापार की संरचना का विस्तार से व्याख्या करना है, निर्यात एवं आयात की संरचना पर भी प्रकाश डालना है, ठीक। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा की विस्तार से व्याख्या करें, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड के बारे में आपको डिटेल में बताना है। 1991 के बाद भारत में जो है क्या हुआ, आर्थिक सुधार आया और भुगतान संतुलन की स्थिति पहुंची, तो इसके बारे में क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है 2, भारत की विदेशी व्यापार नीति का महत्व बताना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति 2015 के उद्देश्य बताइए। ओके, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक नंबर है, आंसर थोड़ा सा छोटा है, इसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ भाई। आप लोग आंसर यहाँ से पढ़िए और क्या करना है आपको खुद से भी थोड़ा सा ट्राई करना है, ठीक है। ये सब स्कीम्स वगैरह याद कर लीजिएगा, जैसे कि मेक इन इंडिया 2015 में आया, ठीक, स्किल इंडिया 2014 में आया, इस सब को लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद एमएसएमई को शुरू किया गया, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। चलिए, और थोड़ा सा गूगल में भी सर्च करके और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाय दोस्तों, जोहार, मिलते हैं अगली वीडियो।